हेलो एंड एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए पाठ में कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए, यानी हाफ हिंदी के लिए। और पाठ का नाम है चार हाथ चांदना। चार हाथ एक एक डिस्टेंस हो गया, लेकिन चांदना का अर्थ क्या होता है? चांदना मतलब प्रकाश। तो 4 हाथ की दूरी तक का फैला हुआ प्रकाश। और इसके रचनाकार है अमृता प्रीतम। रचनाकार भले ही अमृता प्रीतम हो, लेकिन ये वाक्य शोभा सिंह प्रसिद्ध चित्रकार जी का है। बच्चों, असल में ये पाठ कुछ और नहीं, साक्षात्कार है। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़े। अमृता प्रीतम जिन्होंने साक्षात्कार लिया है प्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह का, उनकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूँ कि अमृता प्रीतम जी कौन हैं। अमृता प्रीतम जी का जन्म आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर 1929 में हुआ था। उनका निधन 2005 में नई दिल्ली में हुआ। पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से, महिला लेखकों में से एक थी। पंजाब के गुजरांवाला जिले में पैदा हुई अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अपने अंतिम दिनों में अमृता प्रीतम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले ही अलंकृत किया जा चुका था। इसके अलावा साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार बच्चों 1982 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आपका जो लेखन है वो पाठक की संवेदना को झकझोर कर रख देता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, गद्य संबंधी जानकारी दे रहा हूँ। प्रस्तुत साक्षात्कार क्या है बच्चों? इंटरव्यू, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार साहित्य की एक विधा है जिसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके क्षेत्र विशेष आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। इस पाठ में भी प्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह का साक्षात्कार लिया है जानी मानी लेखिका अमृता प्रीतम जी ने। पाठ में शोभा सिंह के बचपन, चित्रकला से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होते हैं, यानी उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार श्री शोभा सिंह से प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रीतम की बातचीत। बच्चों, जब हम किताब में इन पाठों को पढ़ते हैं तो असल में क्या होता है कि चूंकि हमने चेहरा नहीं देखा होता है, हमने सिर्फ नाम सुना है कि अमृता प्रीतम है और शोभा सिंह है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में आपको एक फ़ायदा ये हो जाता है कि पाठ की इन पंक्तियों के साथ साथ आपको उनके चेहरे भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखिए, श्री शोभा सिंह जी, जिन्हें पंजाब में शोभा सिंह भी कहते हैं, और अमृता प्रीतम जी, इनकी तस्वीर यहाँ पे आपको मैं प्रस्तुत करके बता रहा हूँ। तो इससे आपके मन में एक छवि भी उनकी बन जाएगी और आपको हमेशा याद रहेगा कि शोभा सिंह कैसे दिखते हैं, अमृता प्रीतम कैसी दिखती थी। ऐसे आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या प्रश्न अमृता प्रीतम जी उनसे पूछती हैं। साक्षात्कारकर्ता को भी सवाल पूछने के लिए अनुभवी होना बहुत आवश्यक है। जब वो सही तरीके से सवाल पूछते हैं तो साक्षात्कार देने वाला भी उसी तरीके से, सही तरीके से जवाब भी दे पाता है। बड़ी महत्वपूर्ण विधा है बच्चों, इससे काफ़ी जानकारी हमको मिल जाती है। तो देखते हैं इंटरव्यू। सबसे पहले अमृता प्रीतम जी पूछती हैं शोभा सिंह जी। अब मैं शोभा सिंह जी के बारे में आपको बता दूं बच्चों। शोभा सिंह, इनका जन्म माफ करना 1901 में हुआ था। उनका निधन 1986 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार थे सरदार शोभा सिंह। इनका जन्म 19 नवंबर 1901 को रामगढ़िया सिख परिवार में श्री हरगोविंदपुर, पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था। इनके पिता देवा सिंह भारतीय घुड़सवार सेना में भी थे। तो इनसे जब साक्षात्कार लिया तो प्रश्न पूछा अमृता प्रीतम जी ने, शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी, उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि ड्राइंग में, चित्रकला में टेक्निकली और स्पिरिचुअली जितना अनुभव है शोभा सिंह को, आप देख रहे हैं उनके उम्र के हिसाब से भी उनको कितना अनुभव है, वर्षों के हिसाब से भी, और चिंतन की गहराई यानी डीप थिंकिंग। तो अमृता प्रीतम पहले उनकी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि आपका अनुभव बहुत बड़ा और विशाल है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? अब कलाकार के कर्म की व्याख्या मतलब बच्चों यहाँ पे वो
पूछ रही हैं कि कलाकार जो कर्म करता है, जैसे चित्रकला का कलाकार है, लेखक एक कलाकार है, आप फिल्मों में कलाकार जो विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं आप उनको देखते हैं, तो इनका कर्म आप किन शब्दों में इसको व्याख्या करेंगे? तो शोभा सिंह जवाब देते हैं। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बच्चों शोभा सिंह की बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स को भी प्रदर्शित किया है, उसे भी आप देख सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। शोभा सिंह का जवाब है, सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। बच्चों आपने सत्यम, शिवम और सुंदरम ये शब्द सुना होगा कि इसका अर्थ क्या है? जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, चिरंतन है, शाश्वत है, वही सत्य है। जिसे हम दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि इंद्रियों द्वारा देखना, सुनना, जानना और अनुभव करना सत्य है। एक अर्थ में सत्य जो है, एक अन्य अर्थ में इस प्राणी जगत के एक अंश के रूप में स्वयं का होने का एहसास भी सत्य है। और शिव का क्या अर्थ है? शुभ, अर्थात जो सत्य होगा उससे जुड़ा शुभ भी। सर्वशक्तिमान आत्मा ही शिवम है, यह संपूर्ण प्रकृति उसके आगे सुंदरम है। दिखाई देने वाला जगत प्रकृति का रूप जिसे कहते हैं, तो प्रकृति हमारे स्वभाव और गुण को प्रकट करती है। इस प्रकार सत्यम, शिवम, सुंदरम का अर्थ हुआ शिव की उपस्थिति, वे सबके भीतर है। शिवम अर्थात कल्याणकारी, सब कुछ दे देने वाला, और हम शिव का अंश हैं, इसलिए हमें त्याग की भावना रखनी चाहिए। शिव की कृपा से हमें सुंदर संसार मिला है, हमें इसे और सुंदर बनाना है। तो लेखक इस क्रम को बदलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सत्यम, शिवम और सुंदरम की जगह पे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम होना चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि लेखक इसका जवाब आगे देते हैं कि सुंदरता के लिए नजर सबसे पहली अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था। मतलब जब हम कोई चीज, कोई दृश्य सामने देखते हैं तो नजरों से देखते हैं, हमको दृश्य पसंद आता है तो सुंदर, बराबर। फिर उस दृश्य को पसंद करने के बाद हम उसके लिए कोई कार्य करते हैं, वो कार्य त्याग होता है, हमारी मेहनत का फल हमारा मेहनत होता है, हमारा कर्म होता है, वो शिवम। और जब ये सब बन जाता है तो वो है सत्य। तो सुंदरता के लिए नजर सबसे पहली अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था। ये विकास की क्रिया है जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। सही बात है बच्चों। सबसे पहले हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसकी सुंदरता, उसकी अच्छाई को देख कर। आगे चित्रकार कहते हैं कि उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती हैं, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवस पर उतारता है। जो सुंदर दृश्य एक चित्रकार या लेखक देखता है, उसे पसंद करता है, उसके बाद उसे जो है अक्षरों के माध्यम से कागज पर एक लेखक उतारता है और रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवास पर एक चित्रकार उतारता है। बड़ी बात, बड़ी अर्थ वाली बात यहाँ पे शोभा सिंह कहते हैं बच्चों, समझने की बात है। अमृता प्रीतम कहती हैं कि चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना? ये एक प्रमुख प्रश्न है बच्चों, जो किसी भी कलाकार से जरूर पूछा जाता है कि आपने ये माध्यम क्यों चुना, कि आप चित्रकार क्यों बने, या फिर आप लेखक क्यों बने, या फिर आप कलाकार, फिल्मों में काम करने वाले कलाकार, एक्टिंग की तरफ क्यों आए, ऐसे। तो शोभा सिंह का जवाब है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों का टटोला, वर्षों की निचली तहों को भी, यानी इतने वर्ष गुजर गए, मैं सोचता हूँ कि मैं चित्रकार बना क्यों। ऐसे खुद कहते हैं चित्रकार जी। मुझे लगता है कि लोगों को भी पक्का भुलावा हो गया है, यानी भ्रम हो गया है कि मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ कि मैं चित्रकार हूँ। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था। असल में चित्रकार बनने की शुरुआत बताते कि एक घर है जिसकी मुझे तलाश थी, और वो घर कभी बना नहीं। कैसे? देखिए, मुझे याद है मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा होऊंगा जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। परछत्ती यानी घास फूस का बना छप्पर। तो आंगन में परछत्ती बनी थी लेखक के घर पे, चित्रकार के घर पे, शोभा सिंह घर पे। तो मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था, और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी, वहाँ 2 टूटी हुई हंडियां रखकर उसमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा दिए थे। अब देखिए, अपने सपनों का घर बना रहे उस परछत्ती में चंपा के पौधे लगा लिए मिट्टी भर के। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथि मैंने घर में सजा कर रखी थी। अभी पंचग्रंथि क्या है बच्चों? ये पंचग्रंथि जो है, ये माना जाता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, उसका छोटा रूप है पंचग्रंथि, जो घर घर में जो जब चाहे व्यक्ति पढ़ सकता है, छोटे रूप में।
तो सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथि लेकर मैंने घर में सजा ली थी। उसके लिए एक चंवर भी ढूंढ लिया था। चंवर का अर्थ क्या होता है बच्चों? वो पशुओं की पूंछ के लंबे बालों का गुच्छा, जिसे दस्ते के अगले भाग में लगाया जाता है और जो राजाओं आदि के ऊपर ऐसे डुलाया जाता है। तो पशुओं के पूंछ के लंबे बालों का बना हुआ पंखा, और उसे हम कहते हैं चंवर डुलाना। तो उसके लिए मैंने चंवर भी ढूंढ लिया था, लेकिन वो दीमक का खाया हुआ था। साथ ही 3.5 फुट की परछत्ती की दीवारों पर जो भी कागजों की तस्वीर मिलती थी लगा ली थी और घर सजा लिया था। लेकिन असल जिंदगी में वो घर कभी नहीं बना और मैं ख्याली घर की दीवारें सजाने के लिए तस्वीर बनाने लगा। देखिए बच्चों, कलाकार क्या होता है ना कि उसकी जीवन में जो कमियां होती है या जो सपने पूरे नहीं कर पाते, उन सपनों को अपनी कलाकारी में पूरा करता है। लेखक भी, मैं बार बार लेखक कह रहा हूँ, असल में चित्रकार है। शोभा सिंह भी ये कह रहे हैं कि जो घर में सपनों का बना रहा था, जो कभी असल में बन नहीं सका, तो उन्हीं ख्याली घरों को मैं तस्वीरों में बनाने लगा और शायद इस तरह से मैं चित्रकार बन गया। अमृता प्रीतम का अगला सवाल है, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते हैं कि एक महिला जो है महिला से ज़्यादा महत्वपूर्ण है माँ। देखिए ये शोभा सिंह की बनाई आकृति बच्चों। तो माँ के रूप में आप महत्व देते हैं औरत से ज़्यादा, ऐसा क्यों? तो इसका बहुत अच्छा जवाब शोभा सिंह देते हैं कि मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ, क्रिएटिविटी। जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है, अगर वो सिर्फ अमृता होती तो उतना महत्वपूर्ण नहीं होती। शोभा सिंह का महत्व उसके चित्रकार होने के कारण है, उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण है। देखिए बच्चों, इस रचनात्मक शक्ति की बात वो कह रहे हैं। रचनात्मक शक्ति होता क्या है? रचनात्मकता का अर्थ है सृजनशीलता या फिर कल्पना। कल्पना अर्थात नए सृजन की वह शक्ति जो कलाकारों, कवियों, चित्रकारों, वैज्ञानिकों में होती है। ये अपने आसपास की दुनिया को आधार बनाकर नव निर्माण करते हैं, नया निर्माण करते हैं। रचनात्मक शक्ति के माध्यम से किसी एक भौतिक पदार्थ से भिन्न भिन्न कृतियों का निर्माण। अब इसे उदाहरण दूं, एक लकड़ी है, अब उसी लकड़ी तो सामान्य है, लेकिन उससे अलग अलग कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, रचनात्मक शक्ति के कारण ही एक बच्चा रेत से घर बनाता है, तो वहीं एक कलाकार रेत में अपनी कृति के भावों को उतारता है। कोई रेत का उपयोग मकान बनाने में करता है तो कोई रंगोली बनाने में। तो जिस प्रकार रेत लकड़ी के माध्यम से सौंदर्य या कला का नया नया निर्माण होता है, बराबर बच्चों, तो उसमें कलाकारी होती है। लेकिन माँ की कलाकारी, औरत की कलाकारी उसके माँ होने में है, क्योंकि उसकी जैसी क्रिएटिविटी कुछ नहीं, क्योंकि वो तो पूरा संसार बनाती है, नए बच्चों को जन्म देती है। उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने में है। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए, एक बच्चे रूपी बीज को धारण करने के लिए अपने माँ बाप, बहन भाई, घर, सहेलियाँ सब कुछ छोड़कर वो एक नई धरती और एक ऊपरी धरती पर चली आती है, नई जगह पर। कितनी बड़ी साधना है बच्चों। एक नया सृजन करने के लिए अपना घर संसार छोड़ देती है वो महिला, अपने परिवार को छोड़ देती है, माँ बाप को छोड़, जहाँ पली बड़ी थी उस जगह ही छोड़ देती है। ये उसकी सबसे बड़ी तपस्या, यही उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, इसी जगह वो जीनियस है। इसलिए औरत महान है अपनी क्रिएटिविटी में, किसी भी कलाकार से बड़ी कलाकार है। फिर अमृता प्रीतम सवाल पूछती हैं कि कलाकार का कर्म समुचित दुनिया के होने में कोई फ़र्क डाल सकता है? मतलब जब कलाकार कुछ बनाता है तो क्या उससे दुनिया में कोई फ़र्क पड़ता है, दुनिया वालों को, या उसकी कलाकारी से कोई अच्छा काम होता है? तो शोभा सिंह जवाब देते हैं कि मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ, जो दूर तक उजाला नहीं कर सकती, पर अपने इर्द गिर्द यानी आसपास 2-4 हाथ धरती को ज़रूर चांदना दे सकती है। देखिए बच्चों, और यही पाठ का नाम भी है। असल में क्या है, देखिए क्या होता है कि कोई कलाकार या कोई कवि क्रांतिकारी कविता लिखता है, एक क्रांतिकारी फिल्म बनती है, एक निर्देशक बहुत अच्छी फिल्म बनाता है, और हम सोचते हैं कि फिल्म देख के पूरे संसार में परिवर्तन हो जाएगा, या एक सामाजिक फिल्म देख के जो है हमको भी ज्ञान मिल जाएगा और हम भी एकदम बदल जाएंगे। तो इतनी जल्दी सब बदलाव नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर हमारे अंदर भीतर बदलाव हुआ, थोड़ा थोड़ा भी अगर हम बदले, तो वो जो बदलाव है वही बड़ा है। जैसे एक मोमबत्ती है, वो अपने 4 हाथ डिस्टेंस में जो है रोशनी फैलाती है, वो पूरे संसार में रोशनी नहीं फैलाएगी। उसी तरह से कलाकार का कर्म जो है अपने 4 हाथ धरती को चांदना देती है। लेकिन इसी तरह से सभी यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना अगर बढ़ता गया तो पूरी सभ्यता को, सिविलाइजेशन को प्रभावित कर सकता है। यानी हम, जैसे आपने फिल्म देखी थी सलमान खान के, कहते हैं ना कि तुम 3 की मदद करो, 3 आगे 3 की मदद करेगा, 3 आगे 3 की मदद, ऐसा चैन बनता जाएगा। उसी तरह से लेखक यहाँ समझाना, चित्रकार यहाँ समझाना चाहते हैं।
फिर अमृता प्रीतम कहती है कि हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है, क्या आप कभी वो यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे? यानी रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी हॉरिबल, क्या उसको आप दिखाना चाहेंगे? तो यहाँ पे शोभा सिंह मना करते हैं और कहते हैं नहीं, वो यथार्थ जगह जगह पर है, सड़कों की पटरियों पर चित्रित हुआ है, भयानक गरीब और अंतहीन दुखों का इतिहास। उसे मैं दोबारा कागज़ पर क्यों चित्रित करूं? है ना बच्चों, आप देखते हैं कि संसार में कितने दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, तो जो ऑलरेडी दिख रहा है मैं उसी को वापस कागज़ों पे क्यों दिखाऊं? ऐसा शोभा सिंह जी कहते हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती और ज़िंदगी की अच्छाई दिनों दिन गायब होती जा रही है, मैं उसे कागज़ पे चित्रित करना चाहता हूँ। यानी जो बाहर नहीं दिख रहा उसे मैं कागज़ पर लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मिटते मिटते कभी हमारी कल्पना से भी वो खुशी खूबसूरती न मिट जाए। विलियम ब्लैक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का एक फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। यानी सुंदरता बनाना और बनाने में बहुत वक्त लगता है। अगर हम स्वयं को बड़ा कर लें, खुद को, तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वो किसी हद तक खो जाने से बच जाए, यानी अच्छाई। गुरुओं के चित्र में भी मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे, स्वयं यानी खुद, उनकी आत्मा महान थी। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था। बच्चों, सिख धर्म की एक विधि है जिसके बाद धर्म के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है, इंसान एक अच्छा व्यक्तित्व बन जाता है। तो अमृत छक लेता था, वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वो शक्ति ग्रहण करता था। यानी जिस व्यक्ति के हाथ से वो शक्ति ले रहा, अमृत छक रहा है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। अच्छे व्यक्ति का, अच्छे लोगों का, अच्छी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। सिर्फ कला कला के लिए नहीं होती, वो समाज के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। अमृता प्रीतम अगला प्रश्न पूछती है, सो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में, यानी थिंकिंग में और थिंकिंग के एप्लीकेशन में, अप्लाई में। तो उसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? मतलब जो कलाकार है, उस चित्रकार ने चित्र बनाया, अब दर्शक का क्या रोल है उसमें? तो शोभा सिंह कहते हैं कि कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते, या सरसरी नज़र से, यानी जल्दी जल्दी में सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीर नहीं है। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शकों को वह आंख देना भी है जिससे वह देख समझ सके। अब वो उदाहरण के साथ बताते हैं, कुछ दिन हुए एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदर से चित्रों को देखती रही, बैठी रही और फिर बोली, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। प्रसाद मतलब खाने का प्रसाद। मैंने पूछा, आपने इतनी देर तक इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? मतलब चित्रकार शोभा सिंह क्या कहते हैं, उन्होंने उस महिला से क्या कहा कि जो आप चित्र देख रही हैं यहाँ पे प्रदर्शनी में, इस चित्र में पहाड़ का प्रदर्शन किया हुआ था, पहाड़ियाँ थी। तो वो महिला काफ़ी देर तक उन चित्रों को देख रही थी, उस पहाड़ों में खो गई थी। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे पहाड़ का सीन है बच्चों, जब हम देखते तो हम एक पल के लिए लगता है कि हम भी इसी पहाड़ी पर होंगे, इसी स्थान पर होंगे। तो चित्रकार जी क्या कहते हैं, जो सुख, जो पहाड़ी हवा में जो आपने सांस ली, क्या यही सुख आपका प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है जो खाते हैं? प्रसाद तो ये भी हुआ ना जो हमारी कल्पना में, जो मैंने आपकी कल्पना में पैदा किया। तो यही सोच और सूझ होती है जैसे कलाकार को अपने दर्शकों को देना होता है। ऐसे चित्रकार शोभा सिंह बताते हैं कि कलाकार सिर्फ अपना कलाकारी नहीं करता, बल्कि वो सामने वाले जिसके लिए कलाकारी बना रहा है उनको भी नई दृष्टि देता है। जिस तरह से इन्होंने दृष्टि दी कि जिस चित्र में आप इतने समय तक डूबी थी, वही आपका प्रसाद था। प्रसाद सिर्फ बूंदी खाने में नहीं, प्रसाद उसको महसूस करने में भी है ना बच्चों? तो ये जो हमारा इंटरव्यू है, साक्षात्कार, यहाँ पे ख़त्म होता है। अमृता प्रीतम ने संक्षेप में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और उनका बेबाक तरीके से उत्तर यहाँ पे शोभा सिंह ने दिया। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया, अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने होमवर्क के रूप में किसी बड़े व्यक्ति का आसपास में जिससे आप प्रभावित रहते हैं उनका साक्षात्कार ले सकते हैं और उसे लिपिबद्ध कर सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि जिसका साक्षात्कार आप ले रहे हैं उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका अनुभव क्या है, कैसे आया, और इससे आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो साक्षात्कार एक विधा है जो आप भी सीख सकते हैं और सीखना चाहिए। हमारा वीडियो समाप्त करते हैं यहाँ पे। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए।